लाइट्स वाली इन पहाड़ी सड़कों पर सफर करना बेहद खतरनाक था। एक नेचर फोटोग्राफर होने के नाते राजेश पिछले 40 सालों में दुर्लभ और लुप्त हो रही प्रजातियों की अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ्स कैप्चर करने के लिए पूरे भारत में घूमे हैं। 14,000 फीट पर हड्डियों को कंपाने वाले तापमान और साथ में बर्फीली हवाओं ने राजेश और इनकी टीम के सफर को और मुश्किल बना दिया। ये यहां याक्स के बिना नहीं पहुंच पाते। देखिए अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी ना सांस की दिक्कत है, सिर दर्द नहीं, कुछ नहीं, फिट है एकदम काम। बिल्कुल जी, शायद प्रॉब्लम नहीं रहेगी हैं? क्योंकि काफी दिन एक्लेमेटाइज हो चुका है ना जी। क्या हाइट क्या है यहाँ पे अभी? 4300 नहीं होगा जी, 250, इससे ज्यादा नहीं। टीम को आइबेक्स का पहला झुंड दिखने में 3 घंटे से ज्यादा लगे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। आइबेक्स जीरो से भी काफी नीचे के बेहद ठंडे तापमान को झेल सकते हैं। आइबेक्स के इलाके में सर्दी लंबी और बेरहम होती है। यह बहुत मुश्किल समय होता है क्योंकि चारे की क्वालिटी खराब और उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। दूसरी वाइल्ड गोट्स से अलग आइबेक्स छुपे हुए पौधों को बाहर निकालने के लिए बर्फ की मोटी परत को खोदते हैं। आइबेक्स 15 सालों तक जी सकते हैं, हालांकि नर अक्सर लगभग 8 साल की उम्र में मर जाते हैं। खाने की कमी और मेटिंग की थकान के कारण वो या तो सर्दी और बीमारी से मर जाते हैं या स्नो लेपर्ड्स या वुल्व्स का शिकार बन जाते हैं। स्पीति के इलाके में लगभग 1200 आवारा डॉग्स हैं। वो और ज्यादा साहसी और आक्रामक होते जा रहे हैं, जो वन्य जीवों के लिए एक बड़ी समस्या है। अपने जंगली कजन की तरह ये भी झुंड में शिकार करते हैं और अपने से बड़े जानवरों को मार सकते हैं। यहां तक कि कई बार ये स्नो लेपर्ड्स को चुनौती देकर उनका शिकार छीन लेते हैं। इससे पहले कि ये समस्या नियंत्रण से बाहर हो जाए, वन विभाग को इन डॉग्स के बारे में कुछ सोचना होगा। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश राज्य के सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहाँ के मूल निवासी भोटिया बुद्धिस्ट हैं और इनका प्रकृति से बहुत गहरा रिश्ता है। ये हजारों सालों से आसपास के वन्य जीवों के साथ मिलकर रह रहे हैं। आइबेक्स को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि वो भगवान बुद्ध के अवतार हैं। आइबेक्स इस पहाड़ी रेगिस्तान के प्राचीन इतिहास और संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। पत्थरों पर बनाई गई आइबेक्स की पेंटिंग्स पूरे इलाके में पाई जाती हैं और इनमें से कुछ 3000 साल पुरानी हैं। लगभग 1000 साल पहले बुद्धिज्म के आने से पहले यहां पर शमनिक बौद्ध धर्म के मानने वाले रहते थे। आइबेक्स का शिकार खाने के लिए किया जाता था, पर साथ ही उन्हें फर्टिलिटी का प्रतीक माना जाता था और उनको सैक्रिफाइस भी किया जाता था। तिब्बतन बुद्धिज्म में बौद्ध परंपराएं घुल मिल गई हैं और इसलिए आइबेक्स की उपासना अब भी जारी है। आइबेक्स सुबह जल्दी या शाम को खाते हैं और आमतौर पर दिन में आराम फरमाते हैं। इस दौरान इन्हें जुगाली करने का मौका भी मिल जाता है। एक उबासी और एक स्ट्रेच
और फिर से खाना शुरू। इन्हें खाने के लिए दक्षिणी ढलानें ज्यादा पसंद हैं, जहां इन महीनों में बर्फ कम होती है। घास, मॉस और छोटी झाड़ियों को खाते हुए ये आमतौर पर दिन में ज्यादा नहीं भटकते हैं, पर कभी-कभी 5 किलोमीटर दूर तक भी चले जाते हैं। ज्यादातर पूरा साल एक ही इलाके में रहते हैं। अप्रैल तक निचली ढलानों पे ज्यादातर बर्फ पिघल रही है। गोम्पो की इस इलाके की जानकारी और अनुभव इन्हें राजेश की टीम का एक जरूरी सदस्य बनाती है। इतने बड़े इलाके में आइबेक्स को ढूंढना आसान नहीं है। हवा इतनी कम है कि कुछ ही कदमों के बाद राजेश की सांस फूलने लगी। याक्स सबसे इंपॉर्टेंट जानवर हैं जिन्हें गांव वाले पालते हैं। पालने में आसान, ये मसल पार, दूध, बाल और मांस देते हैं। चारे की कमी के बीच आइबेक्स और भरल को यहां बड़ी संख्या में मौजूद याक्स के साथ मुकाबला करना पड़ता है। मैं 50 आइबेक्स के इस झुंड को फॉलो कर रहा हूं, जो मौसम के हिसाब से पहाड़ों पर आते जाते हैं। ये मुझे बहुत बार देख चुके हैं, तो अब मेरी मौजूदगी से इन्हें परेशानी नहीं होती। बक्स और डोज सिर्फ विंटर रट के दौरान ही पास आते हैं। वो हो जाने के बाद वो सिंगल सेक्स हर्ड्स बनाते हैं और अलग रास्तों पे चले जाते हैं। इनकी मजबूत और जानदार टांगे आइबेक्स को पत्थरों पर चढ़ने और उछलने की ताकत देती है। इनके नुकीले डिवाइडेड खुरों से शार्प एजेस रफ सरफेसेस को पकड़ते हैं और नरम पत्थरों पर सॉफ्ट पैड्स सक्शन कप्स की तरह काम करते हैं। जैसे ही निचली ढलानों पर बर्फ पिघलती है, गांव वाले अपने खेत तैयार करने शुरू कर देते हैं। ये इस छोटे ग्रोइंग सीजन के दौरान सिर्फ एक फसल उगा पाते हैं। स्पीति वैली में कोई मॉनसून सीजन नहीं होता है, क्योंकि बारिश से भरे बादलों को दक्षिण और पूर्व में मौजूद ग्रेटर हिमालयाज रोक देते हैं। हर बसंत में लंबे दिन, ज्यादा गर्म मौसम और पिघली बर्फ पुराने पौधों को फिर से जिंदा कर देते हैं और ये पहाड़ी ढलानें बहुत हरी भरी दिखने लगती हैं। आइबेक्स अपनी डाइट की कमी को पूरा करने के लिए सॉल्ट्स और दूसरे मिनरल से भरी मिट्टी को चाटते हैं। सर्दियों में बहुत अच्छी वूल या पशम का एक घना अंडर फर उग आता है, जिससे आइबेक्स बहुत कम तापमान को भी झेल लेते हैं। बसंत या गर्मी की शुरुआत में ये इंसुलेटिंग लेयर निकल जाती है, जिसके बाद ये थोड़े पतले दिखने लगते हैं। वूल का निकलना दिक्कत भरा हो सकता है, या शायद आइबेक्स को बहुत गर्मी लगने लगी है, तो ये अपनी वूली अंडरलेयर को झाड़ियों के साथ भी खींच सकते हैं। कभी इस वूल को इकट्ठा करके पश्मीना यानी कश्मीरी शॉल बनाए जाते थे। आजकल गांव वालों को वो कई दिनों की मेहनत फायदे का सौदा नहीं लगती है और उसे यूं ही हवा में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। बंजर इलाके के बीच मटर और जौ के हरे खेत अलग ही दिखाई देते हैं।
गांव वाले इन फसलों को उगाने में बहुत मेहनत करते हैं, जो इनकी आजीविका और साल भर की कमाई का मुख्य स्रोत है। पर एक समस्या है जो बढ़ती जा रही है। भरल का एक झुंड खेतों में घुसने के एक मौके के इंतजार में है। उन आइबेक्स और भरल को बाहर रखने के लिए एक बाड़ लगाई गई है, जो उस पौष्टिक फसल को खाने के लिए बेताब है, जो गांव वालों ने बहुत मेहनत से उगाई है। गांव वालों के घर जाते ही खेतों में खामोशी छा जाती है और फसल के लुटेरे हरकत में आ जाते हैं। पहले आइबेक्स और भरल का शिकार किया जाता था और इसलिए वो इंसानों से डरते थे, पर अब कई सालों के संरक्षण के बाद उनकी हिम्मत बढ़ गई है। आइबेक्स की रक्षा के लिए कड़े कानून हैं, इसलिए गांव वाले इनको हाथ तक नहीं लगा सकते हैं। आपसी टकराव को कम करने के लिए वन विभाग ने बाड़ लगाने के अलावा गांव वालों को पहरेदारों की नौकरियां दी हैं, ताकि वो इन चोरों को भगा सकें। फिलहाल लुटेरे भाग गए हैं, पर वो वापस आएंगे। आइबेक्स खतरनाक चट्टानों पर बहुत आराम से चल सकते हैं। यहां इन्हें शिकारियों से कोई खतरा नहीं होता है। आइबेक्स को दूर से देख पाना बहुत मुश्किल होता है, पर उतने ही अच्छे से कैमोफ्लेज स्नो लेपर्ड की नजर बहुत तेज है और ये किसी एक के पास आने का इंतजार करेगा। पर सही समय पे सही जगह पे होकर एक स्नो लेपर्ड को शिकार करते हुए कैप्चर करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बार राजेश उसके शिकार को कैप्चर करने के बहुत पास थे, पर ऐन मौके पर वो उस हमले को कैप्चर नहीं कर पाए। पहाड़ों के इस नाजुक इकोसिस्टम में शिकारियों की बहुत अहम भूमिका होती है। वो आइबेक्स और दूसरी वाइल्ड गोट्स की आबादी को नियंत्रित करते हैं, ताकि जीवन का नाजुक संतुलन कायम रहे। फॉक्स और जवान लैमगायर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ग्रिफिन वल्चर्स की तीखी चोंचें हड्डियों के अलावा सब कुछ खा जाएंगी। बसंत में खाने की कोई कमी नहीं होती है। आइबेक्स जितना चाहे उतना खाते हैं, ताकि सर्दी के मुश्किल महीनों में घटे वजन की भरपाई हो सके। बक्स बहुत सारा समय अकेले बिताते हैं, पर साथ ही नर अपने जैसे हम उम्र आइबेक्स के बैचलर ग्रुप्स भी बनाते हैं। इस अनोखी जगह पर पौधों की 900 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। उनमें से बहुत अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती हैं। एक आइबेक्स के सींग जीवन भर बढ़ते रहते हैं और उनमें हर साल 2 उभरे हुए नॉब्स जुड़ जाते हैं। नर के सींग 1.5 मीटर या 5 फुट तक लंबे हो सकते हैं। ये शिकारियों को दूर रखने, इलाके पर हक जताने और फीमेल्स को हासिल करने में बहुत काम आते हैं। मौसम का सुधार होते ही चरवाहे हजारों पश्मीना गोट्स और शीप को चरने के लिए निचले इलाकों के इन ऊंचे मैदानों में ले आते हैं। यहां कुछ देर की वनस्पति के लिए
इनका मुकाबला स्थानीय पशुओं से होता है। कुछ स्थानीय लोग मिलकर हर साल होने वाले इस घुसपैठ को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इससे घास की कमी हो सकती है। गांव के याक्स, पशु और बाहर से आई गोट्स और शीप का आइबेक्स और भरल की आबादी पर बहुत ज्यादा असर होता है और वो अपने प्राकृतिक मैदानों से दूर हो रहे हैं। राजेश ने यहाँ लगभग 2 हफ्तों से कैंप लगा रखा है। इन्हें उम्मीद है कि ये छोटे आइबेक्स और उनकी मुश्किल से दिखने वाली हरकतों को फोटोग्राफ कर सकेंगे। जो इनके बच्चे की जगह है वहाँ पे जाना मुश्किल है। वो तो कहीं नहीं तो वो कम 2-3 मंजिल ऐसा खड्डा होगा, फिर थोड़ा क्लब होगा। डेंजर है। गर्भवती फीमेल्स अकेली या छोटे समूह में सबसे खड़ी चट्टानों पर चली जाती हैं। वो वहां शिकारियों की पहुंच से दूर बच्चों को जन्म देती हैं। ये कमाल की बात है कि ये लगभग 2 मीटर ऊंची छलांग लगा सकती हैं। वो उन सिर चकरा देने वाली चट्टानों पर भी बेखौफ नजर आती हैं। है ना? बच्चे लगता नहीं लगता। 2-3 है। बच्चों को कुछ दिनों तक अच्छे से छुपा कर रखा जाता है। गोल्डन ईगल्स का बस चला तो वो उनको उठा लेंगी। ये दो बच्चों को दूध पिला रही है। आमतौर पर बर्फ पिघलने के 1 महीने बाद सिर्फ एक बच्चा पैदा होता है। पैदा होने के बाद से ही आइबेक्स के बच्चे बहुत सतर्क होते हैं और यहाँ वहां उछल सकते हैं। जल्दी ही इनके पैरों की पकड़ और मजबूत हो जाती है। 4 हफ्ते बाद ये दूसरे युवाओं के साथ रहने के लिए तैयार हैं। इन बच्चों का जन्म तब होता है जब हर तरफ हरियाली होती है। मदर्स सर्दी में कम खाने के बाद अब खूब खाती हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाती और उनकी रक्षा करती हैं। पतझड़ आ चुका है। जो अब तक हरा था अब धीरे धीरे पीला और भूरा होने लगा है। बढ़ते बच्चों की घनी पश्म वूल भी बढ़ रही है, जो इन्हें आने वाली सर्दी से बचाएगी। मां और बच्चे का यह गहरा रिश्ता लगभग 1 साल तक कायम रहेगा। हालांकि दूध की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी इन्होंने सूखी घास खाना शुरू कर दिया है। अपने आकर्षक डार्क ब्राउन कोट और सफेद सैडल के साथ अब एडल्ट मेल्स सबसे अच्छे दिखते हैं। मेल्स झाड़ियों को एक बदबूदार सिक्रीशन से मार्क करते हैं, जो इनकी आंखों के आगे मौजूद प्री ऑर्बिटल ग्लैंड से निकलता है। प्यार का मौसम आने वाला है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते हैं, बक्स आगे आने वाले संघर्ष के लिए एक दूसरे को आंकना शुरू कर देते हैं। यहां सबसे बड़े और ताकतवर की मर्जी चलती है। मुकाबला साथ में चलने से शुरू होता है। ये पीछे मुड़ते हैं और वार को जानदार बनाने के लिए अपना वजन इस्तेमाल करते हैं। बेहद मजबूत स्कल्स के साथ ये थोड़े हैरान होकर हल्के से सिर दर्द के साथ मैदान छोड़ देते हैं।
4300 मीटर की ऊंचाई पर आइबेक्स का पीछा करना कोई आसान काम नहीं है। पिछले साल खराब मौसम ने राजेश को इनके प्यार के पलों को कैप्चर नहीं करने दिया। अब जल्दी हुई बर्फबारी के बाद ये एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। आज हवा में एक खुशबू है और उसमें इन सब बग्स की बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। इस ऊपर वाले होंठ को मोड़ने और नॉस्ट्रल्स को बंद करने को फ्लेम इन रेस्पॉन्स कहते हैं। इस तरह नर हवा को अपने मुंह में ऊपर मौजूद एक ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। ये ऑर्गन मीटिंग के लिए तैयार फीमेल्स को पहचान लेता है। उत्तेजित जवान नर सिर झुकाकर और जीभ हिलाते हुए मादाओं के पास जाते हैं। मादाओं के लिए इस कोशिश को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है, पर मीटिंग का मौका झुंड के सबसे ताकतवर नर को ही मिलता है। इस दौरान नर किसी भी तैयार फीमेल का पीछा करते हैं और उनको कई तरीकों से मनाने की कोशिशें करते हैं। नर आइबेक्स बहुत ज्यादा बदबूदार होते हैं। ये अपने चेहरे, दाढ़ी और टांगों पर यूरिन स्प्रे करते हैं। इस तरह एक बदबूदार संदेश भेजा जाता है कि ये मेटिंग के लिए तैयार हैं और अब सभी दुश्मन इनसे दूर रहें। जमा देने वाली ठंड में कई दिनों तक इंतजार करने के बाद ऐसा लगता है कि अब किस्मत मेरे साथ है। एक शक्तिशाली नर ने अपने से बड़ी उम्र के नर को चुनौती दी है और लगता है कि लड़ाई खतरनाक होगी। लगता है डोज का पास में हो रही इस भयानक लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। लड़ाई लगभग 1 घंटा जारी रहती है। ज्यादा यंग और डार्क मेल बेशक ज्यादा ताकतवर और एनर्जेटिक हैं और ये नहीं चाहता कि ये घुसपैठिया इसकी फीमेल्स के आसपास भी दिखे। लंबी चली लड़ाई से थककर बड़ा मेल वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। लड़ाई में जीत के बाद बाकी मेल्स भी डोमिनेंट बक से हार मान लेते हैं और सब डोज उसके कब्जे में आ जाती हैं। हिमालयन आइबेक्स लुप्त हो रही प्रजातियों की सूची में है और इन्हें कानून का संरक्षण हासिल है। इनके लिए भारत में बहुत सी सैंक्चुरीज बनाई गई हैं। मैं उनके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। इंसानों की दखलंदाजी वहां काफी बढ़ गई है। चारे के लिए उनके बीच मुकाबला और उसके ऊपर से क्लाइमेट चेंज का असर, ये सब इस नाजुक जगह पर हिमालयन आइबेक्स और दूसरे वाइल्ड लाइफ जीवों के लिए खतरा है। सर्दी शुरू होने पर प्यार का मौसम एक बार फिर लौट आया है। डोमिनेंट बक अपनी डोज का बहुत ख्याल रखता है जब तक कि हर एक डोज मेटिंग के लिए तैयार नहीं हो जाती है। शुरू में यह डो इस बक की हिलती हुई जीभ पे ध्यान नहीं देती है, पर फिर यूरिनेट करके बताती है कि अब यह तैयार है। तंदुरुस्त डोमिनेंट बक्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर ईस्ट्रस वाली फीमेल के साथ मेटिंग हो। किस्मत ने साथ दिया तो इस बेरहम इलाके में एक और पीढ़ी जन्म लेगी और इनका जीवन यूं ही चलता रहेगा। मॉनक्स ऑफ द हिमालयाज का।